ओम स्टार्ट करें। ओम नमस्कार। नमस्कार। ऋषिकुल योगपीठ की तरफ से डॉक्टर साहब का स्वागत है। और आज का सत्र आरंभ करने से पहले ईश्वर की वंदना करते हैं। आइए आंखें बंद करें, दोनों हाथ जोड़ें, गहरा लंबा सांस लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का दर्शन करके चेहरे पर लगाएं। और आज का दिन बड़ा ही रोमांचक होने वाला है और खुशी का माहौल भी आगे आने वाला है। 15 अगस्त जो हमारे देश में एक पर्व की तरह मनाया जाता है। और अब मैं डॉक्टर शुक्ला जी से अनुमति चाहूँगा और आज अनुरोध करूँगा कि डॉक्टर साहब का स्वागत करें और अनुमति दें सत्र को शीघ्र अतिशीघ्र आरंभ करने की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भगवान दास जी। तो स्वागतम, नंदन, अभिनंदन आज योगाचार्य शुभम गहलोत जी का। और सबसे मुख्य बात कि आज जो हमारा 38वां महासत्र लगातार आयोजित हो रहा है ऋषिकुल योगपीठ के सानिध्य में, वो बहुत ही एक कह सकते हैं कि हमारे टीम में लगातार इस समय युवा वर्ग जुड़ रहा है। वह युवा जो इस देश का भविष्य है, आज वो योग को पूरी तरीके अपना चुका है। ये अब साबित हो रहा है लगातार कि हमारे बीच आने वाले जो वक्ता और मुख्य अतिथि बन रहे हैं वो लगातार अच्छे ज्ञान के साथ ज्ञानार्जन कराते हैं हमारे श्रोतागण व दर्शकों का। वो एक युवा हैं और देश हमारा युवाओं से भरा पड़ा है। और अगर आज युवा वर्ग हमारा योग अपना चुका है तो ये एक बात सिद्ध करता है कि अब हम योग की तरफ बिल्कुल पूरी तरीके से जुड़ चुके हैं। तो आज हम स्वागत व अभिनंदन करते हैं योगाचार्य शुभम गहलोत जी का, जो महाकालेश्वर नगरी कही जाती है, महायोगेश्वर भी कहे जाते हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश, वहां से आज हमारे बीच उपस्थित वक्ता आज अपना अनुभव, जो भी अनुभव है, और अगर हम उनकी योग्यता पर बात करें तो वो पीजी डिप्लोमा इन योगा कर चुके हैं, बीपीएड शारीरिक शिक्षा की डिग्री ले चुके हैं और एमए योगा भी कर चुके हैं, क्योंकि एमए योगा यानी मास्टर डिग्री योगा की है, जो अपने आप में संपूर्ण डिग्री है, जो योग को पूरी तरीके से परिभाषित करती है। तो इस तरीके उनका ये शैक्षिक योग्यता है और साथ ही उनका कार्य अनुभव भी है। उसके अनुसार आज जो ज्ञान परोसा जाएगा, जो भी अनुभव परोसा जाएगा इस वेबिनार आयोजन के सत्र में, वो आज बहुत ही लाभदायक होने वाला है। और आज का जो मुख्य विषय है वो एनाटॉमी पर है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए सभी लोगों को बहुत ध्यान पूर्वक समझना चाहिए कि आपका जो बॉडी है, शरीर है, वो कैसे काम कर रहा है, उसके क्या पार्ट हैं, किन पार्ट का कैसे कैसे उसका संचालन होता है, ये सब बहुत सारी विश्लेषण की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आज बहुत ध्यान से सभी लोगों को जो है जुड़े रहना है। और मैं बस ज्यादा समय न लेते हुए चाहूंगा कि हमारे बीच उपस्थित
बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर अनुपम कुमार जी आए और योगाचार्य जी का स्वागत करें और आगे के कार्यक्रम को आरंभ कराएं। धन्यवाद। प्रणाम सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मैं ऋषिकुल योगपीठ बिहार से अनुपम कुमार आज के सेमिनार में योगाचार्य शुभम गहलोत जी जो हमारे एमपी जैन से रहने वाले हैं आ चुके हैं लाइव। स्वागत है। जी शुभम जी, हरिओम। सबसे पहले मैं ऋषिकुल योगपीठ का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर युवा वर्ग को, मुझ जैसे युवा वर्ग को अपने नॉलेज का आकर के और उसको लोगों के बीच प्रस्तुत करने का मौका दिया। धन्यवाद देना चाहता हूं आचार्यगण का, धन्यवाद देना चाहता हूं सभी जितने भी मेंबर्स हैं आपकी टीम में, उन लोगों का कि आपने मुझे इस कार्य के लिए चुना। आज का जो विषय है योग से रिलेटेड जो विषय हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है और तंत्रिका तंत्र के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और फिर एट द एंड हम लोग देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र का जो सिस्टम है उसके ऊपर हम लोग योग से किस प्रकार से उसके ऊपर प्रभाव डाला जा सकता है, या योग की जो क्रियाएं होती हैं वो किस प्रकार से तंत्रिका तंत्र के ऊपर प्रभाव डालती है। तो ये आज हमारा मुख्य विषय रहेगा। तो हम लोग शुरुआत करेंगे कि व्हाट इज नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम आखिर क्या है। तो उसको समझने के लिए एक छोटी सी पीपीटी है मेरे पास में जो मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। जैसे ही आपको स्क्रीन दिखे आप मुझे थोड़ा सा कैन यू सी माई स्क्रीन? क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है मोबाइल की? यस सर। दिख रही है मगर ये वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल कर, इसको वर्टिकल करिए। अभी ठीक है? नहीं ये बहुत पतले में आ रहा है ना, ऐसे थोड़ा उसको लैंडस्केप जैसे होता है, लैंडस्केप कर दीजिए। क्या आप लैपटॉप पे बैठे हैं सर? हाँ बिल्कुल अब दिख रहा है, अब सही आ रहा है। अनुपम भाई आपको क्लियर दिख रहा है? हाँ क्लियर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से हम लोग आज हमारा थोड़ा सा समझेंगे कि व्हाट इज नर्वस सिस्टम, आखिर यह क्या चीज है। वैसे कि जैसे हम लोग दो शब्द हमें सामने आए हैं अभी, एक नर्वस और एक सिस्टम, तो यहाँ से ही हमें क्लियरली समझ में आ जाता है कि आज हम लोग जो बात करेंगे वो नर्वस। अब नर्वस, व्हाट डू यू मीन बाय नर्वस? तो नर्वस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम न्यूरॉन्स। तो ये न्यूरॉन्स एक शब्द होता है, न्यूरॉन्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर छोटे 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 छोटे, वो न्यूरॉन सेल्स होते हैं और उससे मिलकर जिस सिस्टम का निर्माण होता है उसको हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ये जो नर्वस सिस्टम होता है इसी के द्वारा पूरे शरीर का जो भी कंट्रोलिंग होता है, नियंत्रण होता है, वो पूरा का पूरा नियंत्रण नर्वस सिस्टम के द्वारा ही करा जाता है। ठीक है, अब ये जो नर्वस सिस्टम है इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे सामने एक छोटा सा चार्ट है। ठीक, इसमें जो बहुत ज्यादा बारीक शब्द हैं उस पर नहीं जाना है, जो बड़े शब्द हैं उन्हें पहले हमको फोकस करके समझना है। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नर्वस सिस्टम को हम लोग दो अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। एक का नाम रहेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे का नाम रहेगा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आप क्या समझते हैं, क्या समझेंगे? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब जो केंद्र में है, ऐसा नर्वस सिस्टम जो केंद्र में है उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरीफेरल मतलब होती है परिधि में, तो जो केंद्र की परिधि मतलब आसपास जो फैला हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अभी ये चीजें और क्लियर होगी अच्छे से। अभी सिर्फ याद रखने के लिए कि
सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब क्या, जो केंद्र में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या, जो केंद्र के आसपास फैला हुआ है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि दिल्ली है या दिल्ली है, तो जो पुरानी या जो दिल्ली जो पुरानी है, जो ओल्ड दिल्ली है, आप उसको समझ लीजिए कि वो सेंट्रल दिल्ली हो गई, और उसके आसपास जितने एरियाज है, जैसे मान लीजिए कि फरीदाबाद है या बदरपुर बॉर्डर है, ये इसकी पेरीफेरी हो गई, ये इसकी बाउंड्रीज हो गई। तो वैसे ही जो सेंटर में है, जैसे दिल्ली का मैंने एग्जांपल दिया, तो सेंटर में जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, और जो पेरीफेरी में है वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम हो गया। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके अंतर्गत जो है तीन आपको यहाँ पे चीजें दिखेगी, तीन अलग अलग टर्म्स ये चार्ट के अंदर आपको क्लियरली दिख रही होगी। और वो कौन कौन सी हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है स्पाइनल कॉर्ड, मतलब हमारी मेरुदंड। सेकंड जो चीज आती है वो आती है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम ब्रेन का ही एक हिस्सा होता है, ठीक है। और एक और जो पार्ट आता है वो होता है ब्रेन। तो तीन अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग हिस्से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। वो कौन कौन से हैं? ब्रेन मतलब होता है हमारा मस्तिष्क, जो हमारा मस्तिष्क है उसको हम लोग ब्रेन कहते हैं, तो ब्रेन वाला हिस्सा इसके अंदर आता है। ब्रेन के पीछे एक स्टेम होती है, छोटी सी एक स्टेम का, स्टेम मतलब होता है तना या छोटी सी डंडी, तो वो जो स्टेम होती है उसको कहा जाता है ब्रेन स्टेम। और उसी स्टेम से एक पतली सी रोप लाइक स्ट्रक्चर, एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर नीचे तक जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो ये तीन चीजें जो है वो आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। और इसके बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब आप समझ सकते हैं कि जो परिधि में है, ठीक है। अब परिधि का मतलब क्या हुआ? परिधि का मतलब ये हुआ कि जो हमारी मेरुदंड है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें से अलग अलग नर्व्स निकलती हैं। नर्व्स मतलब नाड़ियां निकलती हैं, बहुत पतली पतली नाड़ियां उसमें से निकलती हैं, और वे नाड़ियां पूरे के पूरे शरीर में जाकर के फैल जाती है, और हर एक सेल, हर एक मसल्स के अंदर ये न्यूरॉन्स तक पहुंच जाती है। तो ये जो नाड़ियों का जाल स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के हमारे मसल्स तक, अलग अलग सेल्स तक पहुंचता है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसको भी हम लोग दो अलग अलग हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक का नाम रहेगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और एक का नाम रहेगा सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखिए, हमें चीजों को याद रखने के लिए इनके नाम से ही इनके कंसेप्ट को समझना होगा। जैसे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब जो परिधि में फैला हुआ है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से जो जो नाड़ियां बाहर निकलती जा रही हैं वो परिधि में फैली हुई हैं, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आ गया। अब वैसे ही जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, अब ऑटोनोमिक मतलब यू कैन सी द नेम ऑटोनोमिक, मतलब जो ऑटोमेटिक हो, जो खुद से काम करे, जो हमारे नियंत्रण में नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा यहाँ पे लिखा है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या हुआ कि जो नाड़ियां हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स मतलब ऐसे सेल्स होते हैं जो मैसेज को पहुंचाते हैं हमारे मसल्स तक। तो जो स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को पहुंचाएंगे मसल्स तक या हमारी स्किन तक, और स्किन से जो वापस लेकर के आते हैं, तो ये जो सिस्टम कहलाता है मैसेज को ले जाना मसल्स तक और वापस लेकर के आना, तो जिसके द्वारा ये काम करा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ तक समझ में आया? सभी को क्लियर हुआ? जी। इसके बाद में लिखा हुआ है कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है योग के हिसाब से, कि इसको आगे बहुत काम आने वाली जब आप लोग पढ़ेंगे तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इसको हम दो अलग अलग हिस्सों में या दो अलग अलग भागों में इसको डिवाइड करा गया है। अब ये दो भाग कौन कौन से हैं? तो एक का नाम होता है सिंपैथेटिक और एक का नाम होता है पैरा सिम्पैथेटिक। अब पैरा सिम्पैथेटिक क्या होता है? पैरा सिम्पैथेटिक वो चीजें होती हैं या वो नर्वस सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी को किसी भी रिएक्शन देने के लिए, हमारी हार्ट बीट बढ़ाने के लिए, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाने के लिए, तो इन सब चीजों के लिए जो सिस्टम कार्य करता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, तो किसी भी चीज का जब कुछ किसी भी चीज को जब कुछ थोड़ा सा बढ़ाना हो, उसको आगे लेकर के जाना हो, ठीक है, हार्ट बीट का रेट बढ़ाना हो, रेस्पिरेटरी का रेट बढ़ाना हो, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाना हो, तो इट इज डन बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और यहाँ पे लिखा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब हम लोग किसी चीज को काम करते हैं, कामनेस,
पीसफुलनेस, शांति, थोड़ा धीमा करना, रेस्ट में लाना, रिलैक्स करना, ये सारे काम जो होता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है। जैसे कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हार्ट बीट बढ़ेगा तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हार्ट बीट घटेगा। ब्लड का सर्कुलेशन सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बढ़ेगा तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में घटेगा। तो इस प्रकार से ये नर्वस सिस्टम के अलग अलग हम लोगों ने डिटेल तक समझा कि कौन कौन से पार्ट्स इसके अंतर्गत आते हैं नर्वस सिस्टम के। अब ये जो नर्वस सिस्टम है ये एक चार्ट है छोटा सा, जो कि एक अपने आप में जिस्ट है नर्वस सिस्टम का, जो आपको पूर्ण रूप से नर्वस सिस्टम का एक ऊपर सुपरफिशियल नॉलेज आपको इससे मिल जाएगा। इसके बाद में इसके अंदर अगर कुछ प्रश्न है, क्या प्रश्न पूछने का ऑप्शन है यहाँ पर किसी के पास, या किसी की आवाज आ सकती है तो प्रश्न पूछ सकते हैं अगर कुछ डाउट है तो। जी अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है, वैसे आता है कमेंट में लिखते हैं लोग, मगर नहीं आया अभी कोई। अच्छा ठीक है। अब क्योंकि हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं और नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने अभी समझ लिया है, देन वी विल गो टू न्यूरॉन्स। क्योंकि नर्वस सिस्टम किस से बना हुआ है, तो इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन क्या है, तो न्यूरॉन एक प्रकार का सेल है, एक प्रकार की कोशिका है जिससे पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र बना हुआ होता है। अब क्योंकि ये इसकी बेसिक यूनिट है, इसी से पूरा तंत्रिका तंत्र बना हुआ है, तो हमें न्यूरॉन्स के बारे में भी समझना पड़ेगा कि व्हाट आर न्यूरॉन्स। तो अगर स्टार्टिंग करें समझने के डेफिनेशन, अगर हम लोग परिभाषा के रूप में देखें तो न्यूरॉन्स क्या है। न्यूरॉन एक प्रकार की कोशिका है, एक इकाई है जो कि तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। इसकी बेसिक आधारिक इकाई इसको हम लोग, या बेसिक यूनिट ऑफ जो है सिस्टम, इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये जो न्यूरॉन है, अब न्यूरॉन का डायग्राम भी आपके सामने प्रस्तुत है। तो न्यूरॉन में हम लोग देख सकते हैं कि आगे जो है वो आपको थोड़ा येलो टाइप स्ट्रक्चर, ब्रांचेस टाइप स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसके बीच में ब्लू कलर का एक न्यूक्लियस है। कैन यू सी ऑल ऑफ यू? सभी को समझ में आ रहा है मैं कौन से पार्ट की बात कर रहा हूँ? तो एक ब्रांचेस हैं और बीच में ब्लू कलर का न्यूक्लियस है। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं डेंड्राइटिस। क्या कहा जाता है इसको? हम लोग बोलते हैं डेंड्राइटिस। इसके बाद में जो पूरा जो पीछे का जो पार्ट है, जो एक आपको लॉन्ग टर्म में दिखेगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक है। और ये जो सेल बॉडी के बीच में आपको जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है ऑरेंज कलर की, जो देखा जाए तो एक ओवल स्ट्रक्चर के अंदर जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। और लास्ट में जो आपको छोटे छोटे ब्रांचेस टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है सबसे नीचे, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। अब ये जो डेंड्राइटिस होता है, इसका काम होता है नर्वस सिस्टम से मैसेज को रिसीव करना। भाई कोई सा भी मैसेज जब हमारा मस्तिष्क हमारे मसल्स तक पहुंचाएगा तो मैसेज इसके पास में आता है, डेंड्राइटिस के पास में, और फिर पूरी बॉडी में से होता हुआ वो एक्सॉन टर्मिनल के रास्ते से मसल्स तक पहुंचता है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब डेंड्राइटिस की हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई वो समझ लेते हैं। कैरी नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड्स सेल बॉडी। सीधी सी बात है कि नर्व इम्पल्सेस मतलब ये मैसेज को कैरी करता है। रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम साइनेप्सेस और सेंसरी रिसेप्टर्स। अगर कुछ हमारे, मान लीजिए हमारे जो स्किन है या हमारे मसल है, मसल के ऊपर किसी ने चिमटी फोड़ी, तो चिमटी फोड़ने या किसी ने पिन चुबाई, ठीक है, तो पिन चुबाने से जो दर्द होगा तो मस्तिष्क तक जो पहुंचाने का काम है वो भी ये डेंड्राइटिस ही करेगा। सिंपल सी बात है, मस्तिष्क से या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो जुड़ा हुआ पार्ट होता है उसका नाम होता है डेंड्राइटिस, और मसल्स से जो जुड़ा हुआ पार्ट होता है उसका नाम होता है एक्सॉन टर्मिनल। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, नेट की एग्जाम में भी आपको ये डायग्राम दे दिया जाएगा, ठीक है, और अलग अलग पार्ट्स के बारे में इसमें से पूछ लिया जाता है कई बार। इसके बाद में सेल बॉडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कंटेन्स न्यूक्लियस एंड नेस्टल बॉडी अ फॉर्म ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एक सेल बॉडी मतलब इसके अंदर कुछ न्यूक्लियस होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल का हिस्सा होता है, वो होता है जो अपना अपना प्रोटीन का सिंथेसिस वगैरह ये सारे काम करता है। और लास्ट में लिखा हुआ है एक्सॉन। एक्सॉन क्या है? कैरी नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम सेल बॉडीज, इंटरेक्ट विथ मसल्स ग्लैंड। मतलब सिंपल सी बात अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो ये जो ब्रेन से जो
मैसेज आ रहा है उसको मसल्स तक पहुंचाने का काम एक्सॉन का है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हुआ। अब ये जो न्यूरॉन होते हैं, यहाँ पे आप सेकंड पीपीटी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, तो न्यूरॉन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। न्यूरॉन आर ऑफ टू टाइप्स, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। अब इनके नाम से ही हमको इनके कार्य स्पष्ट हो जाएंगे। इनका जो काम है वो हमको इनके नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा। सेंसरी, सेंसरी मतलब क्या होता है? सेंसरी मतलब आप समझ लीजिए जिससे हमको कुछ सेंस हो। सेंस मतलब कुछ फील हो। जैसे हमारे 5 इंद्रियां हैं, वो सेंस करती है। सेंस करती है, जैसे आंख है, तो आंख क्या करती है? किसी चीज को देख करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। फिर हमारा ब्रेन बताता है कि ये लैपटॉप है या मोबाइल है या वगैरह। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स किसी भी मैसेज को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स कैरीज द मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सिंपल है कि जब कोई सी भी चीज मस्तिष्क तक पहुंचानी होगी तो सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा पहुंचाई जाती है। या उसके बाद में लिखा है मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? तो ऐसे न्यूरॉन्स, तो अब क्या होगा कि मान लीजिए कि आपको किसी ने या गलती से हमारा हाथ जो है दिए, जलते हुए दिए के ऊपर रखा गया। ठीक है, तो जैसे ही हमको बर्निंग सेंसेशन फील होगा, तो बर्निंग सेंसेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले करके जाना, ये काम होता है सेंसरी न्यूरॉन्स का। और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कहेगा कि आपका स्किन जल रहा है, आप हाथ वहां से हटा लीजिए। तो मोटर मतलब क्या होता है? मोटर मतलब कुछ एक्शन करना। मोटर मतलब क्या होता है? कुछ एक्शन करना। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मैसेज आएगा हमारे मसल्स तक, तो ये जो न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को मसल्स तक लेकर के आते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। इनको मोटर न्यूरॉन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी न किसी मूवमेंट में हमको हेल्प करते हैं, कुछ फंक्शनिंग करवाते हैं। ये चीज थोड़ी क्लियर है, समझ में आया? दो प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार, नेट की जो एग्जाम होती है, जब हम लोग एमए की एग्जाम, जब हम लोग एमए कर रहे होते हैं उस समय नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ये एग्जाम होती है, उसमें जेआरएफ भी होती है। तो उसमें कई बार पूछा जाता है कि ऐसे न्यूरॉन्स जो मसल्स से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज को लेकर के जाते हैं, उनका नाम क्या होता है? तो यू हैव टू टेक सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स तक लेके आएंगे उनका नाम होगा मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, और ये जो पूरा एक्शन रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि हमने जलते हुए दिए पे गलती से हाथ रख दिया और तुरंत हमने हटाया। ठीक है, तो ये जो फटाफट जो एक्शन हो रहा है, जो रिएक्शन हो रहा है, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। दिस इज अ रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर हुआ? न्यूरॉन्स के बारे में समझ में आया? जी जी। इसके बाद में आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा ह्यूमन ब्रेन के बारे में, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है ह्यूमन ब्रेन। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसका नाम है सेरेब्रम। ये थोड़ा सा आसान पार्ट है, तो आपको सारा ही डायग्राम के माध्यम से समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। तो पहला जो पार्ट है उसका नाम है सेरेब्रम। ठीक है, अब सेरेब्रम जो है ये क्या है? यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ द ब्रेन, मतलब हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो होता है सेरेब्रम। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर्स। ये दो अलग अलग हिस्सों के अंदर, हेमिस्फीयर्स मतलब जैसे कि हमारी नाक है, तो नाक से अगर हम लोग इसको कट करेंगे मिडिल में से, तो ये दो हिस्सों में डिवाइडेड रहता है। तो इट इज डिवाइडेड इन 2 हेमिस्फीयर, ईच ऑफ विच इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। और ये जो एक हेमिस्फीयर होता है, जो कि हम लोग देखेंगे राइट वाला हेमिस्फीयर है, ये 4 अलग अलग हिस्सों के अंदर डिवाइडेड रहता है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? ठीक है, अब ये जो हुआ हम लोगों ने पढ़ा अभी सेरेब्रम के बारे में। अब सेरेब्रम के अंदर भी कई सारी चीजें होती है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ग्रे मैटर मेकिंग अप द सुपरफिशियल एस्पेक्ट ऑफ द सेरेब्रम। तो सेरेब्रम जो रहता है ये दो अलग अलग लेयर्स में होता है। तो जो ऊपर की लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रे मैटर, और जो अंदर की जो मैटर भरा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट मैटर। जो ऊपर की जो लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रे मैटर, और जो अंदर जो मैटर होता है इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट मैटर।
ग्रे मैटर इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन सेल्स, मतलब ये न्यूरॉन्स के सेल से बना हुआ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रे मैटर, और जो न्यूरॉन फाइबर से बना हुआ होता है उसका नाम होता है व्हाइट मैटर। ये हुई ब्रेन की बात। लेकिन जब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में जस्ट इसका अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे होगा कि जो ग्रे मैटर रहेगा वो स्पाइनल कॉर्ड के इनर पार्ट में पाया जाता है, और व्हाइट मैटर स्पाइनल कॉर्ड के आउटर वाले पार्ट के अंदर पाया जाता है। तो एग्जाम में कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि न्यूरॉन सेल्स जो रहता है वो कौन से मैटर के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ग्रे मैटर होता है, और न्यूरॉन फाइबर्स जो होते हैं वो व्हाइट मैटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा अभी सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में। अब देखिए ब्रेन के बारे में अभी हम लोग देखते हैं। ब्रेन के अलग अलग कुछ हिस्से होते हैं, ठीक है, बहुत आसान है ये भी। अब हम लोग देखेंगे तो ब्रेन तो आप सभी को पता है कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है, आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, तो जो उभरे हुए पार्ट हैं, बल्जेस, जो ऊपर आपको ब्रिज टाइप दिख रहा है, या ठीक है, जो थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट जो है उसका नाम होता है गायरी। जो उभरा हुआ पार्ट है उसका नाम होता है गायरी। जो ब्रेन्स के बीच में जो छोटी छोटी ब्रेन्स के बीच में जो छोटी छोटी कुछ आपको लकीरें दिख रही हैं, कुछ छोटी छोटी धाराएं दिख रही हैं, तो उनका नाम होता है सेल्स। गायरी आर द, जो उठा हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग है, उसका नाम हम लोग बोलते हैं गायरी। और दो उठे हुए पार्ट के बीच में जो थोड़ा सा धारा, जो थोड़ा सा फिशर्स हैं, इसको हम लोग, या डीप ग्रूव्स हैं, उसको हम लोग, ग्रूव्स मतलब एक प्रकार का धारा है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कुछ कट आप ऐसा बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं शल्सी। तो छोटे वाले जो कट होते हैं उनका नाम होता है शल्सी, और जो थोड़े से बड़े कट होते हैं, जो थोड़े लंबे होते हैं, थोड़े डीप होते हैं, अंदर तक जो कट जाते हैं, उनका नाम हमने रखा है फिशर्स। ब्रेन के अंदर उभरा हुआ पार्ट गायरी, दबा हुआ पार्ट जो कट है उसका नाम होता है शल्सी, जो डीप ज्यादा कटा हुआ पार्ट है उसका नाम होता है फिशर्स। इसके बाद में थोड़ा सा इसी चीज के बारे में बताया गया है यहाँ पे, सेरेब्रल फीचर्स के बारे में। गायरी मतलब एलिवेटेड रीजन वाइंडिंग अराउंड द ब्रेन, मतलब जो उठे हुए पार्ट है उनका नाम होता है गायरी। शल्ची मतलब स्मॉल ग्रूव्स डिवाइडिंग द गायरी, तो जो गायरी के बीच में जो दो कट लगा हुआ है, दो गायरी के बीच में एक जो कट है उसका नाम होता है शल्ची। अब इसके आगे यहाँ पे लिखा है सेंट्रल सल्कस। तो फ्रंटल लोब से अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब क्या होता है। तो अभी आप इतना याद रख लीजिए कि फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को जो डिवाइड करता है उसका नाम होता है सेंट्रल सल्कस। ठीक है, अभी हम लोग आगे समझेंगे। अब यहाँ पे लिखा है फिशर्स के बारे में। तो वाटर फिशर्स, तो डीप ग्रूव्स मतलब जो गहरे कट हैं, गहरे जो कट हैं उनका नाम होता है फिशर्स। ठीक है, अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल कौन सा होगा, डिवाइड द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। मैंने आपको बताया था कि नाक से अगर हम लोग कट लगाते हैं, नाक वाला जो हिस्सा है हम कट लगाएं, दो हेमिस्फीयर में हमारा सेरेब्रम कट जाएगा। ठीक है, तो ये जो बीच का जो कट आपको दिखता है उसका नाम होता है लॉन्गिट्यूडनल फिशर। और एक होता है ट्रांसफर फिशर, ये सेरेब्रम को और सेरेबेरम को अलग अलग करता है। अभी हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, ये अब और आपको सभी चीजें आगे जाके क्लियर होगी। देखिए अब ये जैसे ये डायग्राम आएगा सारी चीजें आपको समझ में एक ही बार में क्लियर हो जाएगी। लॉन्गिट्यूडनल फिशर आप साइड में देख सकते हैं, दो हेमिस्फीयर्स हैं हमारे राइट और लेफ्ट, उसके बीच में एक बड़ा कट लगा है, उसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल फिशर। ठीक है, नीचे सेरेब्रम लिखा हुआ है, ऊपर सेरेब्रम है। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे जो सेरेब्रम और सेरेबेलम और सेरेब्रम को अलग अलग करता है उसका नाम होता है ट्रांसवर्स फिशर। डायग्राम में क्लियर समझ में आ रहा होगा। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टेम्पर लोब को अलग कर रहा है उसका नाम होता है लेटरल फिशर। वैसे ये याद करने की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझने के लिए हमको पता होना चाहिए कि जो डीप कट्स है इनका नाम क्या होता है। तो इनको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, अब ये जो ब्रेन होता है, सेरेब्रम होता है, इसको 4 अलग अलग हिस्सों के अंदर डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से 4 हिस्से हैं, तो यहाँ पे हम लोग इजीली आसानी से समझ सकते हैं कि 4 जो अलग अलग हिस्से हैं वो कौन कौन से, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। 4 हिस्से कौन कौन से हैं। फ्रंटल मतलब जो हमारे माथे, जो हमारा माथा है, माथे के यहाँ पे जो हिस्सा पाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल लोब। पैराइटल लोब मतलब जो मिडिल ऑफ द हेड, जो हमारे एकदम मिडिल में है, ऊपर साइड में जो है उसका नाम होता है पैराइटल लोब। पीछे ऑसिपिटल लोब मतलब बैक साइड में जो हमारा ब्रेन है उसको हम लोग बोलते हैं ऑसिपिटल लोब। और टेम्पोरल लोब मतलब कान के ऊपर, कान के ऊपर
जो लोब पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल लोब। ये चारों लोब कहाँ कहाँ पे है समझ में आया। इसके बाद में लोब्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग लोब्स के बारे में समझाया। फ्रंटल लोब के बारे में यहाँ पे समझाया गया है। सबसे पहले फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन इज लोकेटेड डीप टू द फ्रंटल बोन ऑफ द स्कल। मतलब सीधी सी बात है, जो हमारा माथा है यहाँ पे स्कल होती है, स्कल के पीछे जो ब्रेन का हिस्सा पाया जाता है उसका नाम क्या है, फ्रंटल लोब। अब वो क्या क्या काम करता है, तो मेमोरी फॉर्मेशन, मेमोरी फॉर्मेशन मतलब हमारी स्मृति का निर्माण करना। स्मृति का निर्माण कौन करता है, फ्रंटल लोब। इमोशंस को कौन रोल प्ले करता है, फ्रंटल लोब। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग किसका काम होता है, अगर मैं योग की बात करूं या हमारे अंतःकरण की बात करूं, तो अंतःकरण में ऐसा कौन सा एंटिटी है या ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो डिसीजन मेक करता है। कोई बताएगा इसका आंसर कमेंट में लिख करके। फ्रंटल लोब। नहीं, मैं योग की बात कर रहा हूँ, अंतःकरण मैंने कहा, अंतःकरण में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो ये थोड़ा सा ये सभी के लिए एक प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप निकालिएगा तो और भी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अंतःकरण क्या होता है और अंतःकरण में कितनी एंटिटीज होती हैं, कितने तत्व होते हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं, और उसमें से डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेक करता है उस तत्व का नाम क्या है। ये थोड़ा सा काम आप हमको करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में रीजनिंग, हम लोग जो भी रीजनिंग वगैरह करते हैं ये भी फ्रंटल लोब के द्वारा होता है। और पर्सनालिटी, तो जो हमारा व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के अंदर जो निखार आता है या व्यक्तित्व दबा हुआ होता है, ये सब की सब चीजें फ्रंटल लोब के ऊपर डिपेंड करती है। और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि फ्रंटल लोब को कैसे हमको पोषित करना है। सिर्फ फ्रंटल लोब को अगर आपको पोषित करना है तो किस प्रकार से हम लोग योग के द्वारा फ्रंटल लोब को पोषित करेंगे एट द एंड ऑफ क्लास। टाइम ज्यादा ना हो इसलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में लोब्स ऑफ द ब्रेन, पैराइटल लोब। ठीक है, पैराइटल लोब मैंने आपको बताया कि जो फ्रंटल लोब के जस्ट पीछे ऊपर वाले हिस्से में उसका नाम होता है पैराइटल लोब। इसके क्या क्या काम होते हैं, सेंसेस एंड इंटीग्रेट सेंसेशन। तो ये हमारी जो भी इंद्रियां होती है उनको ये नियंत्रित करता है। और हमारे शरीर के प्रति जो हमारी अवेयरनेस है, हमारे हाथ हम फील कर सकते हैं, हमारी आंख को हम लोग फील कर सकते हैं, और जो कोऑर्डिनेशन जो आपस में होता है, इनके बीच में जो रिलेशन तालमेल बिठाना है, वो पैराइटल लोब का काम होता है। उसके बाद में आता है ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब जो होता है पीछे, छोटा दिमाग जिसको हम लोग बोलते हैं ऑसिपिटल लोब। तो ऑसिपिटल लोब क्या है, इसका मेन जो काम होता है विजन का काम होता है। भाई कुछ भी चीज आपको देखनी है, हमारी आंखों को नियंत्रित करने का काम अगर किसी का है तो वो ऑसिपिटल लोब का है। इसके बाद में आता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब क्या होता है, तो टेम्पोरल लोब जो है ये सुनने के काम में आता है, क्योंकि कान के जस्ट ऊपर है तो ये सुनने के काम में हम लोग ऐसा याद कर सकते हैं। तो किसी भी चीज को सुनना हो, समझना हो, कॉम्प्रहेंड करना हो, तो ये सारी चीजें करना जो है टेम्पोरल लोब के पास में आती है। ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्रहेंशन ऑफ लैंग्वेज, अगर हमको किसी लैंग्वेज को समझना हो उसके भी लिए भी हमको टेम्पोरल लोब की जरूरत है, या उसको वो काम नियंत्रित करता है। इंफॉर्मेशन किधर करनी हो, इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ सुनना हो तो हम लोग कानों से ही सुनते हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन योग में बहुत चलता है हमारे, श्रवण मनन निधिध्यासन। तो ये श्रवण है ये भी टेम्पोरल लोब के द्वारा होता है। रिट्राइवल, रिट्राइवल इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। क्यों है, क्योंकि मेमोरी एंड मेमोरी फॉर्मेशन। रिट्राइवल मतलब क्या होता है, जो हम लोगों की स्मृति में है उसको फिर से बाहर निकाल करके लाना, इसको हम लोग बोलते हैं रिट्राइवल। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है ये होती है टेम्पोरल लोब के पास। अब लोब्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेन। अब जो अलग अलग लोब्स होते हैं और उनके स्ट्रक्चर एक बार हम लोग सिर्फ एक देखा जाए तो सिर्फ एक रिवीजन के लिए हम लोग कर लेते हैं कि भाई हम लोगों ने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया है। नहीं तो फिर क्या होगा कि वो सारी चीजें हमारे दिमाग से चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग सल्कस के बारे में बताया हुआ है। तो सल्कस मतलब सभी को याद होगा ऐसा मुझे लगता है। सल्कस मतलब क्या होता है, सल्कस मतलब कट, ऐसे कट जो दो हिस्सों को डिवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सल्कस। ठीक है, ग्रूव। तो ए में सेंट्रल ग्रूव मतलब कुछ कट्स आपको दिखा रहा है। फ्रंटल लोब, बी इज रिप्रेजेंटिंग फ्रंटल लोब, मतलब हमारे माथे का आगे का हिस्सा वो क्या है, फ्रंटल लोब है। लेटरल फिशर, लेटरल फिशर मतलब ये आपको सी नंबर पे दिख रहा होगा, सी ब्रेन का सी जो लिखा हुआ है वो है लेटरल फिशर।
मतलब हमारे जो कान वाला हिस्सा है, कान वाला जो लोब है और फ्रंटल लोब को जो अलग करता है उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल फिशर। टेम्पोरल लोब क्या है? कान के ऊपर जो ब्रेन का हिस्सा है उसका नाम है टेम्पोरल लोब। ट्रांसवर्स फिशर क्या है? तो ट्रांसवर्स फिशर यू कैन सी ई। ई इज जो हमारे सेरेबेलम और सेरेब्रम को अलग अलग करता है उसका नाम होता है ट्रांसवर्स फिशर। ठीक है। और फिर आता है ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब हमारे ब्रेन के पीछे वाले हिस्से में होता है। और लास्ट जो होता है वो होता है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब जो होता है माथे के जो सिर है उसके ऊपर वाले हिस्से में होता है। तो ये एक सिर्फ हमारा रिवीजन के लिए है। तो अभी हम लोगों ने सेरेब्रम के बारे में डिटेल में समझा। क्या ये आपको समझ में आया? सभी को क्लियर है? जी। कुछ प्रश्न है तो पूछिए। फिलहाल अभी कोई कमेंट क्वेश्चन नहीं आया है, और बाद में ठीक, आएगा तो मैं फॉरवर्ड करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों ने ज्यादा इसको डिटेल में ले जाना नहीं ले गए हैं। इसको हम लोगों ने बहुत सुपरफिशियल रूप से सभी चीजों को समझा है ताकि सभी लोगों को, कोई नया व्यक्ति भी अगर योग में आता है और इस टॉपिक को समझता है तो उसको समझ में आए कि व्हाट इज नर्वस सिस्टम। जी, जरूरी अब है क्योंकि इसके बाद में लिखा है लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, ये लिम्बिक सिस्टम भी जो है ये नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है क्योंकि ये ब्रेन के अंतर्गत आता है। इसको हम लोग क्यों समझ रहे हैं इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन अभी ऐसा हमको मानना है कि ब्रेन के अंतर्गत ये आता है इसलिए हम लोग इसको समझ रहे हैं। इसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, हम लोग देख सकते हैं। एक पार्ट का नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी भी हम लोग कर सकते हैं। हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस एक प्रकार की ग्लैंड भी होती है और एक ब्रेन का ये पार्ट भी है। इसके पीछे जो है वो है थैलेमस। नीचे जो पार्ट है उसका नाम है हिपोकैम्पस। यहाँ पे हमारी मेमोरी जो होती है वो स्टोर होती है और यहाँ से स्टोर होकर फिर फ्रंटल लोब के अंदर जाती है। ठीक है। और यहाँ पे एक पार्ट आपको दिख रहा है एमिगडाला। एमिगडाला, एमिगडाला जो है ये हमारा होता है पेन सेंटर। मतलब किसी प्रकार का जब हमको दर्द होगा, दुख होगा, परेशानी होगी, तो दर्द का, दुख का एहसास अगर कराने वाला कोई सेंटर है हमारे शरीर में तो उसका नाम होता है एमिगडाला। ठीक है। और यहीं पे आप लोग एक ब्लू कलर का एरिया देख सकते हैं। ब्लू कलर का एरिया है ब्रेन के अंदर ही। तो ब्लू कलर का जो फ्रंट वाला जो एरिया है जो फ्रंटल लोब के जस्ट पीछे है, ठीक है, तो इस वाले एरिया का जो नाम है वो है सेप्टल न्यूक्लियाई। क्या नाम है इसका? नाम है सेप्टल न्यूक्लियाई। और ये सेप्टल न्यूक्लियाई को हम लोग बोलते हैं प्लेजर सेंटर। क्या कहा जाता है इसको? प्लेजर सेंटर इसको कहा जाता है। ठीक है। तो ये दो प्रकार के सेंटर्स हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं जैसे नर्वस सिस्टम के अंदर है। एक का नाम होता है प्लेजर सेंटर और दूसरे का नाम होता है पेन सेंटर। प्लेजर सेंटर मतलब जो हमको सुख प्रदान करता है, जो हमको खुशी प्रदान करता है। और पेन सेंटर मतलब क्या होता है? पेन सेंटर मतलब जो हमें दर्द का एहसास कराता है। राग और द्वेष दो प्रकार की चीजें होती हैं। ठीक है। तो मान लो हम लोग रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, कुछ हमें हमारी पसंदीदा चीज मिल गई, मान लो दावेली मिल गई या बड़ा पाव मिल गया या ऐसी कुछ चीज जो हमको अट्रैक्ट करती है जिससे हमको राग है, बहुत जलेबी मिल गई गरम गरम, तो क्या होगा? तुरंत हमारा प्लेजर सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा और वो बोलेगा कि हमें गरम गरम जलेबी खानी है। तो जैसे ही हम लोग खाएंगे तो बोलेंगे हाँ वेरी गुड, हैप्पीनेस फील हो रहा है। डेट इज, ये किसका काम है? प्लेजर सेंटर का काम है। ठीक है। और जैसे हम लोग रास्ते पे चल रहे हैं, रास्ते पे चलते चलते पैर से कांटा चुभ गया, हाय राम क्या हो गया, कितना दर्द हो रहा है मुझे, तो ये जो दर्द का एहसास है ये कौन कराएगा? हिप्पो कैंपस कराएगा, सॉरी एमिगडाला कराएगा। तो ये जो है दो प्रकार के सेंटर्स होते हैं और इन दोनों प्रकार के सेंटर्स को जो नियंत्रित करता है, ठीक है, या दोनों प्रकार के सेंटर से जो मैसेज जाता है वो जाता है हाइपोथैलेमस। किसको जाता है? हाइपोथैलेमस को ये सेंटर्स भेजते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि हमने कुछ खाया, अच्छा लगा, तो हाइपोथैलेमस को क्या जाएगा? मैसेज जाएगा कि अच्छा लग रहा है। तो वो हाइपोथैलेमस जो होता है ये सबसे प्रमुख ग्रंथि मानी जाती है हमारे पूरे शरीर में। पिट्यूटरी ग्लैंड के भी पितामह अगर कोई है तो वो हाइपोथैलेमस है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इसको कहा जाता है। ठीक। और अगर कुछ दर्द हो रहा है तो दर्द का मैसेज भी सबसे पहले हाइपोथैलेमस के पास में जाएगा कि मुझे दर्द हो रहा है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या मैं स्ट्रेस में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, परेशान हूँ, एंजाइटी है, जो भी है वो सारी चीजें सबसे पहले हाइपोथैलेमस के पास में जाती है। फिर हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन्स को रिलीज करता है और वो नियंत्रित करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड सारे ग्लैंड्स को नियंत्रित करती है। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग यहाँ से समझने की कोशिश करें
तो हमें क्या समझ में आएगा कि अगर हम लोग हमारे ये जो प्लेजर सेंटर और पेन सेंटर, दो प्रकार के सेंटर्स को अगर हम लोग अच्छे से मैसेज पहुंचाते हैं, अच्छा मैसेज पहुंचाते हैं, गुड मैसेज पहुंचाते हैं, इन दोनों के बीच में अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर भी जो है समता का भाव अपने आप आने लग जाएगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि हम लोग ये जो दो सेंटर्स हैं इनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन, समता स्थापित करें। और इनके बीच में समता कैसे स्थापित करनी है? तो देखिए, अब मैंने आपको बताया कि दो सेंटर्स हैं, एक प्लेजर और एक पेन, ठीक है। तो प्लेजर सेंटर मतलब राग, पेन सेंटर मतलब द्वेष। तो राग और द्वेष दो प्रकार के क्लेश हो गए। इन दोनों प्रकार के क्लेश को नियंत्रित करने के लिए महर्षि पतंजलि जी ने जो सेकेंड चैप्टर है पातंजलि योग सूत्र का साधन पाद में उन्होंने क्रिया योग का विधान बताया है। तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तो अगर हम लोग क्रिया योग, तब स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान इसका नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, तो हमारे प्लेजर और पेन सेंटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में उनके बीच में कोऑर्डिनेशन आना शुरू हो जाता है। और एक बार उनके बीच में कोऑर्डिनेशन आया तो हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो भी उसको अच्छे अच्छे मैसेज मिलना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही उसको अच्छा मैसेज मिलना शुरू होंगे तो वो सारे ही हमारे ग्लैंड्स को, ग्रंथियों को, नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करना शुरू कर देंगे। योग का और लिम्बिक सिस्टम का रिलेशन समझ में आया? अब हम लोग आगे समझते हैं कि इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था फ्रंटल लोब के बारे में, या हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। अब ब्रेन के बारे में तो देखा जाए तो सभी को मालूम है कि हम शीर्षासन करेंगे तो ब्लड का फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा हमारे सिर के अंदर, तो हमारे मस्तिष्क में या सिर के अंदर हमको फ्रेश ब्लड की मात्रा मिलेगी। उसमें भी हम लोग कुछ डिटेल में बात करेंगे कि क्या हम लोग उसमें सावधानी रखनी। 6 मिनट हमारे पास में बाकी है अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रंटल लोब के बारे में, हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज फ्रंटल लोब। अब क्योंकि फ्रंटल लोब के बारे में क्यों समझना है? क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट काम वही कर रहे हैं। देखा जाए तो अगर मैं फ्रंटल लोब के बारे में उसकी जानकारी निकालता हूँ आपके सामने, सारे इंपॉर्टेंट काम, मेमोरी फॉर्मेशन, स्मृति का निर्माण करना फ्रंटल लोब करेगा, इमोशंस को कंट्रोल करना फ्रंटल लोब करेगा, डिसीजन को मेक करना, डिसीजन मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ। आप जो डिसीजन मेक करेंगे या मैं जो डिसीजन मेक करूंगा उसी के आधार पर मेरे आने वाला जीवन तय होगा। आज मैं डिसीजन मेक करता हूँ कि मुझे ड्रिंक करना है तो उसी के आधार पर मेरा जीवन आगे तय होगा। आज मैं निर्णय करता हूँ कि मुझे योग के क्षेत्र में जाके योग में अपने आप को उन्नत करना है, तो वो मेरे डिसीजन जो है वो मेरे जीवन को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो डिसीजन मेक करना इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग, किस प्रकार से आप किसी चीज को रीजनिंग करते हैं, क्या हमारे पास हम उस प्रज्ञा बुद्धि है, मतलब प्रज्ञा मतलब सात्विक बुद्धि क्या हमारे पास में है किसी चीज को रीजन करने के लिए? नहीं तो हम लोग चीजों को गलत तरीके से भी रीजनिंग कर सकते हैं। और पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का निखार तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और योग में आए और व्यक्तित्व निखार नहीं आया तो योग में हमारा आना विफल है। तो इसीलिए हमको फ्रंटल लोब के ऊपर काम तो करना पड़ेगा। अब फ्रंटल लोब के ऊपर काम करने का क्या तरीका है? तो फ्रंटल लोब के ऊपर काम करने का तरीका जो है वो सबसे अच्छा तरीका है, वो है ध्यान। ध्यान, किसी भी प्रकार का ध्यान, किसी भी एक मेडिटेटिव पोज में, ध्यानात्मक आसन में हमें बैठना है और हमें या तो श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान करना है, मतलब आन अपान साधना करनी है, कंटिन्यूस हमारी श्वास प्रश्वास को ऑब्जर्व करना है, या तो ये करना है। या फिर ये नहीं कर सकते हैं तो हमें किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ करके और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें या तो ओम का उच्चारण करना है, लंबा ओम का उच्चारण करना है, दीर्घ ओम, दीर्घ प्रणव का उच्चारण करना है, शॉर्ट वाला नहीं, ओम 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 ऐसा नहीं चलेगा, दीर्घ प्रणव हमें करना है, ठीक है। या फिर हमें क्या करना है, या फिर हमें ये करना है कि हम लोग किसी एक अपने धर्म के अनुसार, अपने रिलीजन के अनुसार जो हमें पसंदीदा हमें मंत्र है वो मंत्र आप लोग ले सकते हैं और उसका आप दीर्घ उच्चारण करें। जैसे कि मान लीजिए श्री राम जय राम, या तो इस प्रकार का, ठीक है। या फिर ओम नमः शिवाय, दीर्घ होना चाहिए। या फिर आमीन, ठीक है, या अल्लाहू अकबर, जो XYZ जो चीजें आपको ठीक लगे, कोई समस्या नहीं, लेकिन दीर्घ होना चाहिए। अब ऐसा करना क्यों है? ऐसा करना इसलिए है हमें क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि जो हमारा फ्रंटल लोब होता है, फ्रंटल लोब में जो हम लोग एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हम लोग, हमारी नाक है, जो हमारी नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल के ऊपर वाले हिस्से में जब हम लोग यहाँ पे दबाएंगे थोड़ा सा आंखों के जस्ट मिडिल में, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे दो अलग अलग आर्टरीज हैं जो ब्लड को फ्रंटल लोब में लेकर के जाती हैं।
हम लोग अभी ही इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको अभी ही हम लोग ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। आंखों के जस्ट बीच में जो नासिका का हिस्सा है, अगर हम लोग वहां पे हमारी उंगलियों को रखते हैं तो तुरंत हमें 2 आर्टरीज फील होगी और वहां पे हमको हार्ट बीट भी महसूस होगी। ठीक है, तो ये चीज क्लियर करती है कि 2 आर्टरीज जो रहती है वो फ्रंटल लोब के अंदर ब्लड को लेकर के जाती है। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि जब हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे तो उस समय अपने आप ही ब्लड का फ्लो हमारे फ्रंटल लोब के अंदर बढ़ जाएगा। और जैसे ही ब्लड का फ्लो फ्रंटल लोब के अंदर बढ़ेगा, बिल्कुल उसमें कोई संशय वाली बात नहीं कि हमारे फ्रंटल लोब को बहुत अच्छा नरिशमेंट मिलेगा। और जब ब्लड का ऑक्सीजन की मात्रा, क्योंकि ब्लड ही ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा भी हमारे फ्रंटल लोब के अंदर बढ़ जाएगी। और जैसे ही ये सारी चीजें पूर्ण नरिशमेंट के साथ में फ्रंटल लोब को मिलेगी, तो ये सारी चीजें जो है, मेमोरी फॉर्मेशन है, इमोशंस है, डिसीजन मेकिंग है, ये हमारे या पर्सनल व्यक्तित्व के अंदर निखार है, ये तुरंत ही ध्यान के माध्यम से हमारे अंदर विकसित होना शुरू हो जाएंगे। ये चीज थोड़ी क्लियर हुई। योग और इसका हिस्सा ये जो समझ में आया, ब्रेन का और योग का क्या रिलेशन है, कैसे हम लोग ब्रेन को नरिश करते हैं योग के द्वारा, या फ्रंटल लोब को कैसे नरिश करते हैं योग के द्वारा, ये चीजें क्लियर हुई। अब लास्ट चीज मैं आपको बताया, शीर्षासन की हम लोग बात कर रहे थे। भाई शीर्षासन के द्वारा क्या होता है कि ब्लड का फ्लो जो होता है वो ब्रेन में बढ़ जाता है। या इन्वर्टेड पोस्चर हम लोग मान ले सर्वांगासन करते हैं या हम लोग विपरीत करण्यासन करते हैं, तो क्या होगा कि ब्रेन के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ब्लड का फ्लो कब बढ़ाना है और कब नहीं बढ़ाना है, इस चीज का हमें योग के अंदर विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये जो योग मीमांसा जो निकलती केले धाम की, जिसमें रिसर्च आर्टिकल मैंने पढ़ा था स्वामी कुल्यानंद जी का, उन्होंने ये सब चीजों के बारे में बताया था। एक व्यक्ति थे, एक कोई यंग लड़का ही था, वो क्या करता था, डेली नियमित रूप से एक्सरसाइज करता था। मतलब जैसे हम लोग जिम करते हैं, अखाड़ा में जाते हैं, या डिप्स पुशअप्स लगाना, तो उससे क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है पूरे शरीर में। लेकिन वो जो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है उसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसके द्वारा CO2 की मात्रा हमारे ब्लड के अंदर बढ़ा दी जाती है। और उसको निकालने के लिए हमारी जो रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाता है, ताकि हम लोग CO2 बाहर फेंकें और ऑक्सीजन अंदर लें। तो ऐसे समय में हमें शीर्षासन का इन्वर्टेड पोस्चर का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब CO2 ज्यादा है ब्लड के अंदर एक्सरसाइज करते समय, अगर उस समय हम लोग इन्वर्टेड पोस्चर्स का अभ्यास करेंगे तो ज्यादा CO2 वाला ब्लड हमारे शरीर के अंदर जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे हमारे ब्रेन को, मस्तिष्क को फायदा पहुंचा, नरिश होने की बजाय वो डीनरिश हो जाएगा, वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा और उसके अंदर समस्या आ जाएगी। उन्होंने आर्टिकल में लिखा था कि जिस बंदे ने या जिस यंग लड़के ने इस प्रकार से करा था कि एक्सरसाइज करने के बाद वो शीर्षासन का अभ्यास करता था, एक्सरसाइज करते वक्त वो शीर्षासन का अभ्यास करता था, कुछ समय के बाद में जो उसका ब्रेन का पैराइटल लोब वाला हिस्सा था वो कमजोर पड़ गया था। जैसे छोटे बच्चों का होता है, ऊपर वाला हिस्सा नरम पाया जाता है, वैसे ही उसका भी हो गया था। तो हमें स्पेशल ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज और योगासन कभी भी साथ में नहीं करने हैं। ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हैं। इनको अगर हम लोग साथ में करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम की बजाय बुरे परिणाम भी मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने आज समझी। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसका जवाब आपको बिल्कुल 100% दूंगा। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है, कुछ डिटेल में टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सर के द्वारा कर सकते हैं, अनुपम भाई के पास मेरे नंबर है, उनसे आप ले सकते हैं और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। 24/7 में आपको पढ़ाने के लिए रेडी रहूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग हमारा टॉपिक को एंड करेंगे। तो आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आज तो कोई ऐसा कमेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। आगे पूछेंगे या जैसे तो मैं नंबर शेयर करूंगा या जैसा भी कांटेक्ट करा दूंगा। जी आ जाइए। ठीक है, एंड करें हम लोग सेशन को। जी स्क्रीन पे आ जाइए। ठीक है, तो हम लोग एंड करते हैं सेशन को। और क्या इसके लिए आप ही एंड करेंगे या मैं एंड करूं? बिल्कुल जी बिल्कुल मैं करूंगा अभी। एक हाँ ठीक है, आप एक मिनट रुकिए केवल। आइए भगवान दास जी। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम जो रहा पूरा एज ए लिटरेचर कह लीजिए
क्योंकि जिस तरीके से आपने आज चित्रात्मक शैली का यूज किया, उपयोग किया, और उन विद्यार्थियों के लिए कह लीजिए जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, या वो एमए योगा कर रहे हैं, या पीजी डिप्लोमा इन योगा कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा आज का टॉपिक और सब्जेक्ट रहा। और साथ ही जो योग में नए नए आए हैं या योग को सीखना चाहते हैं या योग को सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि कुछ भी होता है तो आदमी मतलब कोई भी सीखने वाला होता है तो वो सब कुछ सीखता है, अगर वो जड़ तक नहीं पहुंच पाता। मतलब हम नर्वस सिस्टम के द्वारा मतलब कैसे समझें कि हमारा क्या लॉजिकल उसका फैक्टर है, उस फैक्टर के जरिए हम पार्ट वाइज हमारा ब्रेन, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या शेप है, डिजाइन क्या है, ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप कोई उसको अगर विधा को पकड़ रहे हैं तो पूरी तरीके से पकड़िए। तो बहुत अच्छा सत्र है। और सबसे बढ़िया बात तो ये रही आज के सत्र में कि आपने जो टेक्निकली लोगों को डिस्क्राइब किया एक पीपीटी के माध्यम से, शायद आप इसको अगर ओरली या वर्बली आप बताते तो शायद थोड़ा सा, लेकिन आपका जो चित्रात्मक तरीके से बताने का जो तरीका रहा वो बहुत अच्छा रहा। मैं पुनः फिर धन्यवाद करता हूं आपका, और आगे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप इसी प्रकार से किसी विशेष टॉपिक के साथ जो है प्रस्तुत होंगे, और बहुत अच्छा रहा। और मैं अब आज चाहूंगा कि हमारे बीच भगवान दास जी उपस्थित हैं, आए और आज के कार्यक्रम को समापन के लिए शांति पाठ कराएं और आज के कार्यक्रम को विराम दिया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर शुक्ला जी। आइए अभी शांति पाठ करते हैं। कमर गर्दन सीधी करें, बोलते से आंखें बंद करें। ओम धियो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सबको। नमस्ते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी। कल जी धन्यवाद। कल इसी समय 7 बजे पुनः इसी मंच पर ऋषिकुल योग पीठ परिवार के साथ सब मिलेंगे। जो लोग इस सत्र को देखना व सुनना चाहते हैं, बड़ी खुशी के साथ सत्र में शामिल हो। हम लोग इंतजार में रहेंगे और इसके लिए धन्यवाद। ओम बहुत बहुत धन्यवाद सबका।